गरीब की बेटी ने पहना मेहंदी वाला लहंगा चोली। सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अंजलि जितनी ही गरीब घर की थी, उसके सपने उतने ही बड़े थे। तभी एक दिन अंजलि शीशे के आगे अपने आप को निहारते हुए कहती है, मेरी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं, इसलिए मैं अपने सपनों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे तो मुंबई जाकर अपने सपनों को पूरा करना है और बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनानी है। अंजलि इतना कह ही रही होती है कि उसी समय उसकी माँ सुमित्रा वहाँ पर आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, ये तू क्या दिन भर बस शीशे के आगे खड़ी रहती है? तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अरे माँ, अपने इस खूबसूरत चेहरे को शीशे में देखने से ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है? और देखना, एक दिन आपको भी लोग इसी चेहरे के बदौलत जानेंगे और फिर उस दिन आप भी फेमस हो जाओगे अपनी बेटी की वजह से। अंजलि बेटी, हम कोई करोड़पति नहीं हैं और तू क्यों बार बार भूल जाती है कि तेरे पिता एक गरीब मजदूर हैं और हम गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। इसलिए तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारी जल्द से जल्द किसी अच्छे घर में शादी करवा देनी चाहिए। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आपको तो पता है ना। उसी समय वहाँ पर अंजलि का पिता मनमोहन आ जाता है और वह कहता है, बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा बाप तेरी शादी ऐसे ही किसी घर में नहीं करा देगा। माना कि तेरा बाप बहुत गरीब है, लेकिन तुझे पता है मेरा एक दोस्त है राजेश, जो इस समय शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अभी तक हम दोनों की दोस्ती पहले की तरह ही बरकरार है। एक दिन उसने मुझसे फोन पर अपने बेटे के रिश्ते के लिए मुझसे पूछा था, तो मैंने भी उसे तेरा नाम बता दिया। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया ना बेटी, तो तू भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जा सकोगी। फिर तुम्हें अपनी इस गरीब बाप की झोपड़ी में रहना नहीं पड़ेगा। अपने मजबूर माता पिता की ऐसी बातें सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती है, ये मेरे लिए कोई गरीब झोपड़ी नहीं है, ये तो मेरे बचपन का आशियाना है जहाँ पर मैं पली बढ़ी हूँ। और अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग जिससे भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। माँ, मैं दिव्या के घर जा रही हूँ। अंजलि की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी दिव्या, और उन दोनों का बचपन एक साथ उसी गांव में गुजरा था, इसलिए वो अंजलि के हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। और दिव्या ने शुरू से ही फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था, इसलिए उसे लोगों को सजाना बहुत अच्छा लगता था और अंजलि को सजना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। और ऐसे ही आज भी अंजलि अपनी दोस्त दिव्या के घर जाती है और उससे कहती है, दिव्या, तुझे पता है ना, मैं मुंबई जाकर एक हीरोइन बनना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं अपने इस सपने को कभी पूरा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। ये तो क्या कह रही है अंजलि? तुझे पता है ना, तूने वो ड्रेस कितनी मुश्किल से खरीदी थी, तो तू अब उस ड्रेस का क्या करेगी? दिव्या, अब उस ड्रेस को तू अपने पास ही रख ले। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने वो ड्रेस खरीदा था कि जब भी मैं किसी फैशन शो में जाऊंगी तो मैं उसी ड्रेस को पहनूंगी, लेकिन शायद अब मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उसी समय अंजलि की नजर एक एडवर्टाइजमेंट पेपर पर जाती है और वह उसे उठाकर कहती है, अरे ये क्या दिव्या? अरे यार देखो, मैं ये पेपर लेकर तुम्हारे पास ही आने वाली थी, लेकिन तुम्हारी बातों के आगे मैं सब कुछ भूल गई। तुझे पता है हमारे गांव में भी एक फैशन शो होने वाला है, तो क्यों ना तू अपनी शादी से पहले एक बार इस फैशन शो में भाग ले ले। इसे तू अपनी वो ड्रेस भी पहन पाएगी और तेरा रैन वॉक करने का सपना भी पूरा हो जाएगा, वरना शादी के बाद पता नहीं फिर तुझे ये मौका मिले ना मिले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू सो मच दिव्या। तुझे नहीं पता मैं ये सुनकर कितना खुश हूँ। कम से कम मेरा एक सपना तो पूरा होने जा रहा है। दिव्या की बात सुनकर अंजलि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। लेकिन दिव्या, ये फैशन शो है कब? बस आज से 2 दिन बाद। अरे यार, ये तो बहुत कम टाइम है। तुझे तो अभी मेरी ड्रेस की फिटिंग भी करनी पड़ेगी। अरे यार, तो इसकी चिंता मत कर, सब हो जाएगा। ऐसे ही अगले दिन अंजलि अपनी ड्रेस लेकर दिव्या के पास जाती है और दिव्या अंजलि के बॉडी के हिसाब से
उसे उस ड्रेस की फिटिंग कर देती है और उसके अगले दिन अंजलि अपनी ड्रेस को चुपके से लेकर दिव्या के घर चली जाती है, जहां दिव्या अंजलि को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करती है। और तैयार होने के बाद अंजलि किसी खूबसूरत हीरोइन से कम नहीं लग रही थी और रैंप वॉक करते समय अंजलि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही होती है और उसकी खूबसूरती देखकर वहां पर आए सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उसी समय एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर अंजलि के पास आता है और उससे कहता है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपने अपना ड्रेस कहाँ से डिजाइन कराया? क्या आपका कोई पर्सनल डिजाइनर है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मैंने अपने गांव की एक छोटी सी दुकान से खरीदी थी। क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये सिंपल सी ड्रेसें खरीदी थी। ये तो मेरी सहेली ने इस पर कुछ फ्लावर और मोतियां लगाकर इसे और भी ज्यादा सुंदर बना दिया। सच कहूँ, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर मॉडल हैं। आपकी सादगी और सुंदरता के आगे ये लोग कुछ भी नहीं है। इसलिए इस फैशन शो की विनर की असली हकदार आप ही हैं। और इस तरह अंजलि वह फैशन शो जीत जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और वहीं पर फोटोग्राफर अनुज अंजलि की सादगी पर अपना दिल हार बैठता है। इसलिए अगले दिन जब राजेश अपने बेटे अनुज से कहता है, अरे बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मेरे दोस्त की बेटी को देखने भी चलना है। डैड, मुझे किसी लड़की को नहीं देखना है क्योंकि मुझे पहले ही कोई लड़की और पसंद आ चुकी है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैंने अपने दोस्त को जबान दी है, तो तुम एक बार उसकी बेटी को चलकर देख तो सकते ही हो, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। और इस तरह अपने पिता की बात मानकर अनुज मनमोहन की बेटी अंजलि को देखने उसके घर आता है और अंजलि को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह फटाफट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई, तो अब जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजेश मुंबई के एक बड़े से रिजॉर्ट में शादी की सारी तैयारी करवाता है। वहाँ पर मुंबई की बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी शामिल होती है और अंजलि अपने ससुराल से आया हुआ लहंगा ही पहनकर तैयार हो रही होती है। अब मेरी दोस्त पूरी तरह रेडी है, इसलिए अब तो नीचे जा सकती है। इतना कहकर दिव्या अंजलि को लेकर नीचे जा ही रही होती है कि उसी समय डेकोरेशन की तार में अंजलि का पैर फंस जाता है और नीचे लगे फ्लावर के कांटों में फंसकर अंजलि का ब्लाउज और लहंगा फट जाता है, जिसे देखकर अंजलि बहुत घबरा जाती है और वह कहती है, दिव्या, अब क्या होगा? मेरा लहंगा और चोली तो इस कांटे में फंसकर फट गया, अब मैं क्या करूं? तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तू बस जल्दी से मेरे साथ कमरे में चल। दिव्या अंजलि के ब्लाउज के पूरे बैक के कपड़े को ही काट कर निकाल देती है और दोनों हिस्सों को एक सुंदर सी डोरी से जोड़ देती है और उसके लहंगे के फटे हुए कपड़े को काट कर भी निकाल देती है। उसी समय अंजलि कहती है, अरे यार, ये कैसा लहंगा और चोली है? तूने तो इसका आधा कपड़ा ही काट कर निकाल दिया। अरे, तो चिंता क्यों कर रही है? तुझे तो मेरे हाथों का जादू पता ही है ना। बस मेरे हाथों में एक बार मेहंदी की कीप आने दे, फिर कोई बता ही नहीं पाएगा कि यह कोई मेहंदी है या फिर लहंगे और चोली का नया डिजाइन। इतना कहकर दिव्या अंजलि के बैक पर मेहंदी से ब्लाउज का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना देती है और कटे हुए लहंगे की जगह पर मेहंदी से बहुत ही सुंदर डिजाइन बना देती है, जिसके बाद अंजलि का न्यू डिजाइन का लहंगा चोली को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। उसी समय अनुज का एक दोस्त किशोर वहाँ पर आता है और वह अंजलि से कहता है, हेलो अंजलि, मैं अनुज का दोस्त किशोर हूँ और मैं एक फिल्म का डायरेक्टर भी हूँ और मुझे तुम्हारी जैसी ही किसी खूबसूरत सी लड़की की तलाश थी, तो अगर तुम चाहो तो हम साथ में काम कर सकते हैं। किशोर बिल्कुल सही कह रहा अंजलि, और मेरे लिए तो ये और अच्छी बात होगी। अगर तुम घर पर नहीं होगी तो मैं तुम्हें कम से कम टीवी पर तो देख ही लूँगा। और हाँ अंजलि, तुम्हारे इस लहंगे और चोली का डिजाइन बहुत ही यूनिक है। मैंने आज तक किसी भी लहंगा चोली का ऐसा डिजाइन नहीं देखा। क्या तुम्हारी कोई पर्सनल डिजाइनर है? अरे नहीं, ये मेरी कोई पर्सनल डिजाइनर नहीं है, बल्कि ये तो मेरी दोस्त है और अगर आप चाहें तो मैं आपको उससे मिलवा सकती हूँ। क्यों नहीं, जरूर, क्योंकि मैं अपने फिल्मों में
नए नए डिजाइन के कॉस्ट्यूम ट्राई कराता रहता हूँ, तो आप उनसे मुझे मिलवा देना। और ऐसे ही कुछ देर में अनुज और अंजलि की शादी हो जाती है और शादी के बाद अंजलि को बहुत सारे फिल्म और मॉडल्स के ऑफर मिलने लग जाते हैं और अंजलि की सारी ड्रेस अब दिव्या ही डिजाइन किया करती थी और इस तरह अंजलि के साथ साथ दिव्या की भी किस्मत चमक जाती है। भोला नाम का एक कारीगर रहता था। यूँ तो वो अपने कला में बहुत ही माहिर था, लेकिन भोला और सीधा होने की वजह से वह लोगों की सीधी बातें को ही समझता था। उसे चालाकी बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिस वजह से हर कोई भोला के भोलेपन का फायदा उठाया करता था, जिस वजह से भोला की माँ फुलमतिया बहुत परेशान रहती थी। जाने मेरे जाने के बाद यह अपना गुजारा कैसे करेगा। हे ऊपर वाले, तूने मेरे बेटे को इतना सीधा क्यों बनाया है। एक दिन जब भोला काम करके घर आया तब उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, मैं जरा तेरी बुआ के घर जा रही हूँ, कल आऊंगी, तब तक तू अच्छे से घर की रखवाली करना, अपने दरवाजे को छोड़कर कहीं इधर उधर मत जाना। ठीक है माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं अपने दरवाजे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फुलमतिया चली जाती है। तभी भोला को पता चलता है कि गांव में बहुत बड़ा खेल दिखाने वाला आया हुआ है। अब भोला करे भी तो क्या करे, वो अपने माँ की बात को भी टाल नहीं सकता था, लेकिन उसके मन में खेल देखने की भी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी। तभी उसके मन में एक तरकीब आता है, क्यों ना मैं इस दरवाजे को अपने साथ ही ले चलूं, इससे माँ की कही हुई बात भी रह जाएगी और मैं खेल भी देख लूंगा। यह सोचकर भोला अपने घर के दरवाजे को उखाड़ देता है और उसको लेकर खेल देखने चला जाता है। इधर घर में दरवाजे न होने की वजह से फुलमतिया के घर में चोरी हो जाती है। अगले दिन फुलमतिया जब घर आती है तो घर की हालत देखकर वो अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, यह क्या हाल कर दिया तूने मेरे घर का। कमीने, जाने तुझे कब अक्ल आएगी। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं। माँ, आप किस लिए रो रही हो। माँ, मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्लीज माँ, रोना बंद करो, वरना मैं भी रो दूंगा। इतना बोलकर भोला भी रोने लगता है। भोला को रोता देख उसकी माँ उसे माफ कर देती है। मुझे अब अपने बेटे के लिए जल्दी से एक समझदार लड़की देखकर शादी कर देनी चाहिए। अब बस एक यही रास्ता बचा है, शायद शादी के बाद इसको थोड़ी अकल आ जाए। यह सोचकर फुलमतिया पड़ोस के गांव की रहने वाली सरस्वती नाम की लड़की से भोला की शादी करवा देती है। जैसे फुलमतिया ने सोचा था वैसा ही हुआ। सरस्वती के आने के बाद भोला पहले से काफी ज्यादा समझदार हो गया, लेकिन कहते हैं ना, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। भोला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ सालों बाद भोला की माँ फुलमतिया का देहांत हो गया। एक दिन सरस्वती गुस्से से भोला के पास आई और बोली, अब बहुत हो गया, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी तब तो आप मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। अब कहाँ गया आपका वो प्यार। अब शायद आप मुझे प्यार ही नहीं करते। अरे भाग्यवान, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, फिर मुझे इस बार करवा चौथ पर चांद मेरे घर में चाहिए। क्या? अच्छा बाबा ठीक है, नाराज मत हो, मैं तुम्हें इस करवा चौथ पे चांद ला कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने मुझे चांद लाकर नहीं दिया फिर देखना मैं क्या करती हूँ। मैं सदा के लिए आपको छोड़कर मायके चली जाऊंगी। ऐसा मत कहो भगवान, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मैं तुम्हें चांद जरूर ला के दूंगा। भोला अपना औजार उठाता है और चांद तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाने लगता है।
भोला लगातार कई महीनों तक सीढ़ियां बनाते रहता है। भोला को बादलों में सीढ़ियां बनाता देख गांव के सभी लोग भोला को पागल बोलने लगते हैं। अरे लगता है भोला का दिमाग फिर गया है। जब से माँ मरी है तब से बेचारा कुछ ज्यादा ही बावला हो गया है। हाँ बहन, पर इसे कौन समझाए। इससे बहस करना मतलब तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। सही कह रही हो बहन, इसकी पत्नी तो इससे भी ज्यादा मंदबुद्धि है। अरे धीरे बोलो, अगर इस पागल ने सुन लिया फिर आफत ही मचा देगा। बेचारा अपनी पति से प्यार जो बहुत करता है। राम बनाए जोड़ी, एक अंधा एक कोरी। भोला की कई महीनों की मेहनत रंग लाती है। आखिरकार भोला अपने हुनर से चांद तक पहुंचने का रास्ता बना ही लेता है। हो गया, अब कल आकर चांद ले जाकर सरस्वती को दे दूंगा। मेरी सरस्वती चांद को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। भोला खुशी खुशी खाना खाकर सोने चला जाता है। उसी गांव में शकुंतला नाम की एक चालाक औरत रहती थी। वह उसी रास्ते से जा रही थी, तभी उसकी नजर बादलों में बने उन सीढ़ियों पर जाती है। अरे वाह, असंभव, यह भला कैसे हो सकता है। ये सीढ़ियां तो चांद तक जा रही है। शकुंतला खुशी खुशी उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बाद शकुंतला आसमान तक पहुंच जाती है। बाप रे, कितनी गहराई है नीचे। अरे बाप रे, आखिरकार मैं चांद तक पहुंच ही गई। शकुंतला बादलों से चांद को उठाकर उसे जमीन पर लेकर आ जाती है और चुपचाप उस चांद को अपने घर में छुपाकर रख देती है। अगली रात को जब चांद नहीं निकलता है तो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, आज चांद क्यों नहीं निकला? कैसी वीरान रात लग रही है चांद के बिना। सही कह रहे हो, लेकिन आज बादल भी तो छाया हुआ है आसमान में। शायद चांद बादलों में छुप गया होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर करवा चौथ का दिन आया। सारी औरतें तैयार होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। अरे यह चांद कब निकलेगा? कितनी ज्यादा भूख लग रही है। बहनों, मुझे तो लग रहा है रोज की तरह आज भी चांद नहीं निकलेगा। इधर सरस्वती ने अपने घर में तांडव मचा रखा था। मैं आज समझ गई हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। जब तक तुम मुझे चांद लाकर नहीं दोगे तब तक मैं भी अपना व्रत नहीं खोलूंगी और ऐसे ही भूखी प्यासी बैठी रहूंगी। अरे भाग्यवान, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए चांद लेने ही गया था, लेकिन मुझसे पहले वहाँ कोई और जाकर चांद को चुरा ले गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी चांद ला कर दो। इधर गांव की सारी औरतें अभी भी चांद के झलक को पाने का इंतजार कर रही थी। गांव वाले भी परेशान होने लगे। वैसे सोचने वाली बात है बहनों, आखिरकार कुछ दिनों से चांद क्यों नहीं निकल रहा? बादल इतने दिनों तक तो छाए नहीं रह सकते। गांव वालों, मुझे लगता है किसी ने चांद की चोरी की है। चांद की चोरी? चांद की चोरी कौन कर सकता है भला? अरे ये सब उसी पागल भोला का काम है। वही कई दिनों से बादलों में सीढ़ियां बना रहा था। हमें तो लगा था कि ये पागल है, पर इसने तो सच में चांद की चोरी कर ली। अगर ऐसी बात है तो चलो उसके घर चलते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए। सभी गांव वाले मिलकर भोला के घर जाते हैं। अरे ओ मनहूस अभागा, तुमने तो सच में चांद को चुरा लिया। गांव की सभी औरतें भूखी प्यासी चांद निकलने का इंतजार कर रही है और तू यहाँ मजे से चांद चुरा कर बैठा है। देखिए, आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने चांद नहीं चुराया है। मैं चांद चुराने जाता उससे पहले चांद निकलना ही बंद हो गया। गांव की सारी औरतें भोला को भला बुरा कहकर वहां से चली गई। सरस्वती भी गुस्से से मुंह बनाकर अंदर चली गई। भोला परेशान होकर वहां से चला गया। आखिर ये कौन कर सकता है? मुझसे पहले आखिर कौन चांद पर जाकर चांद चुरा लाया? भोला यही सब सोचते हुए जा रहा था, तभी उसे एक घर से बहुत तेज प्रकाश आते हुए दिखाई दिया। अरे इतना तेज प्रकाश? चलो चलकर देखते हैं माजरा क्या है।
भोला जैसे ही उस घर के अंदर झांकता है उसे शकुंतला की बातें सुनाई देने लगती है। सुनो जी, अगर हम इस चांद को बेचेंगे तो हम बहुत जल्दी मालामाल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये माजरा है। सीढ़ियाँ बनाने में इतने महीनों से मेहनत मैंने किया और अब चांद इस लालची इंसान के पास है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। शकुंतला एक बहुत बड़े सेठ से चांद को बेचने की बात करती है, लेकिन इससे पहले शकुंतला चांद को बेच पाती, सही मौका देखकर भोला ने शकुंतला के घर से चांद को चुरा लिया और चांद को लेकर अपनी पत्नी सरस्वती को दे दिया। चांद को देखकर सरस्वती बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी साक्षात चांद की पूजा कर अपना व्रत खोलती है। आप मुझसे कितना प्यार करते हो जी, आई लव यू जी। इधर शकुंतला चांद को अपने घर में ना पाकर ढूंढते ढूंढते भोला के घर जा पहुंची और छुपकर भोला की सारी बातें सुन लेती है। यही सही मौका है। गांव वाले पहले ही भोला से नाराज हैं, क्यों ना आग में घी डालने का काम किया जाए। शकुंतला शोर मचा मचा कर गांव वालों को इकट्ठा करने लगी। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, चांद का पता लग गया है। भोला और उसकी पत्नी ने ही मिलकर चांद की चोरी की है। देखो देखो, चांद इन्हीं के पास है। अजी, मैं इस गांव वाले को चांद को नहीं ले जाने दूंगी। सरस्वती, तुम्हें चांद बहुत पसंद है ना? आओ मेरे साथ, अब से हम चांद पर रहेंगे। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। सारे गांव वाले गुस्से से भोला के घर पहुंचे। गांव वाले को अपने घर की तरफ आता देख भोला अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ गया और बादलों में पहुंचकर सीढ़ियों को ऊपर खींचकर चांद पर रख लिया, ताकि अब कोई भी गांव वाला चांद पर नहीं पहुंच सके। अब चांद आसमान में चमकने लगा और भोला अपनी पत्नी सरस्वती के साथ वही चांद पर खुशी खुशी रहने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।